नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 11 मई 2021 के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, पीएमजीकेएवाई कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक भाग है। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए प्रत्येक परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से प्रदान किए जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलोग्राम अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान करना है। तीसरा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 90-10 के अनुपात में राज्यांतरिक परिवहन के व्यय के बोझ को साझा करेंगी। आपके सामने विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। आइए मैं जरा चर्चा कर देता हूं कि इसमें कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है केवल एक। जो पहला वाला कथन है हमारा वो तो सही है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक भाग है। इसके बाद दूसरे और तीसरे की बात करते हैं। तो दूसरे कथन के अंदर में जो बोला गया है प्रत्येक परिवार, यहां पर होगा प्रत्येक व्यक्ति। तो इस आधार पर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। इसके बाद तीसरे वाले की हम बात करें तो यहां पर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 90-10 के अनुपात में व्यय के बोझ को साझा करेंगी। ये गलत है। दरअसल स्टूडेंट्स, इसमें केंद्र सरकार ही पूरे व्यय को वहन करेगी, राज्य सरकारों को यहां पर शामिल नहीं किया गया है। अब आइए जरा देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित समाचार को। तो अब यहां पर यह बोला गया कि पीएमजीकेएवाई 3, दरअसल इस समय हम लोग कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई जगहों पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। तो इस योजना को 2 महीने के लिए, मई और जून 2021 के लिए तीसरे स्वरूप में इसके लागू किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि जो भी परिवहन के लिए खर्चा है वहां पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने की बात कही गई है। और बाकी जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो यहां पर शामिल है। 80 करोड़ लाभार्थियों को यहां पर जोड़ा गया है। आप यहां देख सकते हैं, प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? प्रति परिवार। तो यहां से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ और जुड़े हुए बिंदुओं को भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के खिलाफ जब पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, देश के अंदर में जो हमारा एक बहुत बड़ा वंचित वर्ग है उनको कम से कम अनाज की कमी ना हो, इसके लिए इसको आरंभ किया गया। इसका जो एक आधार है वो हमें दिखाई पड़ता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर में, जिसे 2016 से लाया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये जो योजना थी पीएमजीकेवाई, जरा अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर अन्न लिखा हुआ है और यहां पर गरीब कल्याण योजना है। ये दोनों जुड़े हुए हैं एक हद तक। वैसे तो जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी स्टूडेंट्स, ये काले धन की घोषणा से संबंधित थी। इसमें कहा गया था कि जो लोग दंड से बचना चाहते हैं, अभियोजन से बचना चाहते हैं, वे स्वैच्छिक तरीके से अपने काले धन, अघोषित आय की घोषणा कर सकते हैं। 50% का जुर्माना लगेगा। इसके अतिरिक्त जो 25% उनकी आय होगी उसका कुछ योजनाओं में निवेश किया जाएगा, जिसे 4 साल के बाद बिना ब्याज के वापस किया जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, तंजौर चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये ज्यादातर कपड़े और वेलम पर चित्रित किए जाते हैं। दूसरा,
ये सुनहरे पत्तों के उदार उपयोग को निरूपित करते हैं। तीसरा, भगवान कृष्ण और उनका जीवन इन चित्रों का प्रमुख विषय है। निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है केवल 2 और 3। मुद्दा ये आया कि आखिर पहला वाला गलत क्यों है। सिर्फ उत्तर जानना ही आवश्यक नहीं है, उत्तर का एक्सप्लेनेशन क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि इसके अंदर में खास तौर पर वुड का, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर वेलम क्या है, इसको चमड़े से बनाया जाता है और इसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं होता है मुख्य रूप से। अब देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित समाचार को। तेलंगाना आर्टिस्ट टू डिस्प्ले वर्क इन मिलान, इटली के अंदर में। सामने तस्वीर में है माधुरी जी और ये इंडियन आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपने आप से कला को सीखा है और कई सारे कलाओं के अंदर में ये चित्र बनाती हैं। मधुबनी में भी बनाती हैं चित्र, तंजौर कला के अंदर में भी बनाती हैं और तंजौर से ही संबंधित हमने इस प्रश्न को यहाँ पर देखा है। इनको इटली बुलाया गया आर्ट गैलरी के अंदर में अपने चित्रों का प्रदर्शन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आइए जरा कुछ बातें जानते हैं तंजौर चित्रकला के बारे में। तंजौर पेंटिंग्स की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये तमिलनाडु के तंजावुर या तंजौर जिले के नाम पर प्रचलित हैं। ये प्राचीन और लघु प्रकार की पेंटिंग्स हैं। इसमें सोने की कारीगरी भी होती है, मुख्य रूप से लकड़ी का प्रयोग होता है, साथ में कांच, हाथी दांत आदि का उपयोग भी होता है, मतलब कि ठोस पदार्थ अधिक है। इसके अलावा प्राकृतिक रंगों के मिश्रण का उपयोग करके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। कृष्ण जी के चित्र कुछ अधिक बनाए जाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय तट रक्षक के चार्टर ऑफ ड्यूटीज के भाग हैं। पहला, कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय संस्थापनाओं की सुरक्षा और संरक्षण, मछुआरों का संरक्षण, समुद्र के संकट के समय मछुआरों की सहायता, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। इसका जवाब है स्टूडेंट्स उपर्युक्त सभी। ये सारे के सारे इंडियन कोस्ट गार्ड के चार्टर ऑफ ड्यूटीज का पार्ट हैं। अब इससे संबंधित समाचार को देखते हैं जरा। तटरक्षक बल ने हुतबे के बोमिल्ला खाड़ी से 5 मछुआरों को बचाया। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये बोमिल्ला क्रीक का क्षेत्र, हुतबे का क्षेत्र कहां पर है, तो ये है अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। यहां पर था ये कि मछली पकड़ने वाली एक नाव थी MFV कलम्मा, यहां पर कुछ मछुआरे फंस गए थे और इन्होंने एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा और वो यहां पर इनको मदद पहुंचाने के लिए पहुंचे। तो यहां पर जो केंद्र में हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स। आइए जरा बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड्स के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड्स का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जो हमारा समुद्री क्षेत्र है वहां पर तेल, मत्स्य, खनिज, ये जितनी भी संपत्तियां हैं इनकी सुरक्षा करना, संकटग्रस्त नाविकों की सहायता करना, समुद्र में जान माल की रक्षा। इसके अलावा किसी अन्य देश के लोग अनाधिकृत रूप से मछली का शिकार करने तो नहीं आ रहे हैं, तस्करी तो नहीं हो रही है, यहाँ पर ड्रग्स वगैरह का ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है, स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, समुद्री पर्यावरण, पारिस्थितिकी की रक्षा, दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा, वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करना और युद्ध के समय हमारी नौसेना की सहायता करना, ये सारे प्रमुख कार्य हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं और इनका जो निर्माण है वो आजादी के बाद किया गया है स्टूडेंट्स। दरअसल हमारी जो नौसेना रही है वो इतनी बड़ी तटरेखा की रक्षा के संदर्भ में हमेशा इस बात को उठाती रही कि शांति काल के समय तटरेखा की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसी अन्य बल को दी जाए। और ऐसे ही संदर्भ में 1970 में नाग कमेटी की स्थापना की गई और इनकी सिफारिशों के आधार पर 1977 में इंटरिम रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई। 1978 में जब उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने औपचारिक रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्घाटन किया और यहां से इनकी स्थापना हुई। ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी हैं आप लोगों से। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा इन सारे बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल जीवन मिशन को राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी में
2034 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को सुरक्षित नल जल उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। दूसरा है, पुदुचेरी हर घर में नल द्वारा जल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तीसरा है, जल जीवन मिशन के लिए RLB/PRI दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जल और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग के बंधित अनुदान के तहत निश्चित निधि उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, तीसरा वाला कथन पूर्ण रूप से सत्य है। 15वें वित्त आयोग की जब अनुशंसाओं की चर्चा की जाती है तो वहां पर इस विषय को मुख्य रूप से हाईलाइट किया जा रहा है इस बार, तो आप लोग विशेष रूप से इस बिंदु को ध्यान रखें। अब पहले और दूसरे कथन के ऊपर चलते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। यहां पर जो समय सीमा है वो है 2024, तो पहला वाला गलत हो जाता है। जब दूसरे कथन की बात करते हैं तो यहां पर जो पुदुचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों की कैटेगरीज को मिला करके चौथे नंबर पर हमें दिखाई पड़ता है। और अगर हम केवल केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में जाकर के देखें तो ये दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के दूसरा वाला भी गलत हो जाता है और इस तरीके से सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संबंधित समाचार को देखते हैं। पुदुचेरी हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, और यहां पर अगर आप पढ़ें इस बात को तो केंद्र सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है जल जीवन मिशन, इसके तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति पहुंचाने वाला पुदुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आप देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये पुदुचेरी से पहले इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। तो ये पहले नंबर पर हो गया है केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में, और ये हो गया दूसरे नंबर पर। ओवरऑल बात करेंगे तो पुदुचेरी चौथे नंबर पर है। लेकिन अब मुझे एक खास बात आपको समझानी है। जरा इस स्टेटमेंट को आप लोग फिर से रीड करिए। क्या कह रहा है ये? केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुदुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भाषा में कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आप लोगों को? आप लोगों को यहां से लग रहा होगा कि इसके पहले 3 केंद्र शासित प्रदेश और आ चुके हैं। दरअसल इसका इंग्लिश वर्जन आप देखिए तब आपको और क्लियर होगी चीज। विद दिस द यूटी बिकम्स द 4th स्टेट ऑब्लिक यूटी। अब देख रहे हैं यहां पर आप लोग स्टेट ऑब्लिक यूटी, और यहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है आफ्टर गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब मैंने इस समाचार को हाईलाइट क्यों किया आप लोगों के लिए, जरा इस बात को भी आप समझिए। दरअसल स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थी, मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी अनुवाद में 1% भी डाउट लगता है तो इंग्लिश वर्जन जरूर आप लोग देख लिया करें। बहुत अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब कभी भी एग्जाम में ट्रांसलेशन में कोई भी मिस्टेक होती है तो वहां पर जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है उसी को प्रेफरेंस मिलता है, हिंदी वाले को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। हालांकि ऐसी मिस्टेक्स कम होती हैं, लेकिन एक एक नंबर फ्रैक्शंस ऑफ मार्क से भी फर्क पड़ जाता है। रैंकिंग के ऊपर में लोग आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं एक नंबर के एक छोटे से हिस्से के माध्यम से भी। तो बड़ा अलर्ट रहिएगा आप लोग। ये डेमो था एक कि भारत सरकार की वेबसाइट है PIB, वहीं से 2 जानकारियां निकाली गई। इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। अभी मैंने बताया 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित करना उसका उद्देश्य है, और इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब कि जल संरक्षण पर भी ध्यान दे रहे हैं। अगला प्रश्न है,
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड से आज का प्रश्न 2012 से संबंधित है। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज इनकी क्या भूमिका है? पहला, यह जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती हैं। दूसरा, यह जल से सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती हैं। तीसरा, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती हैं दैट इज सेडिमेंटेशन, कि वो ठोस कण नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। फिर गंदगी दूर करती हैं और जल की निर्मलता में सुधार लाती हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो तो एकदम धूमधाम से सही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरे स्टेटमेंट पर जब आप लोग आए तो थोड़ा सा रुकिए। इसने बोला गंध ऑर्डर को दूर करना, ऑर्डर से अल्ट्रावायलेट रेस का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। दूसरा वाला कॉमन सेंस के आधार पर भी आप हटा सकते हैं। तीसरे वाले पर आइए। तो अब यहां पर हम लोग जब बात करेंगे तो सेडिमेंटेशन को तेज करती हैं। दरअसल यहां पर भी अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल नहीं होता है और यहां पर एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं दैट इज ऊर्णन या फ्लोकुलेशन। इस प्रोसेस के द्वारा जो ठोस कण होते हैं वो सेडिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसे में गंदगी को फिल्टर करके हटाया जा सकता है, जल की निर्मलता में सुधार लाया जा सकता है। और इस प्रोसेस को सामान्य रूप से फिटकरी या एलम की मदद से अंजाम दिया जाता है। तो मतलब यह हुआ कि तीसरा वाला भी गलत हो गया। हमें बताना था केवल सही और यहां पर जवाब हो जाएगा केवल ए। अब बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे की। और आज हम बात करेंगे विपक्ष के नेता के बारे में। संसद के प्रत्येक सदन में एक एक विपक्ष का नेता होता है और निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया है ब्रिटेन से इंस्पायर्ड होगी भारत के अंदर में, क्योंकि जो हमारी संसदीय प्रणाली है उस पर ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक बहुत बड़ा असर है। आजादी के बाद हमारे देश के अंदर में सदन की कुल संख्या के 10वें हिस्से के बराबर या अधिक सीटों वाले दैट इज 55 या अधिक सीट जो दल प्राप्त करता था उसे विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती थी उसके नेता को। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी कानून के रूप में है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। यह एक परंपरा से अपनाई गई चीज है जो कि चल पड़ी आजादी के बाद। अब ये चर्चा में क्यों हमारे सामने बार बार आ जाता है? दरअसल स्टूडेंट, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस को, जो कि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन 55 सीटों का ये जो पारंपरिक नजरिया है उसके पास इससे कम सीटें हैं। तो अब कुछ लोगों के द्वारा इस बात को उठाया गया। अब भारत के अंदर में जो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से लोकसभा की हम बात करें, नेता विपक्ष कोई नहीं देखने को मिलेगा। नेता विपक्ष का अपना अलग महत्व है। कई सारे ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्त के लिए विपक्ष के नेता की सलाह भी, सिफारिशें हैं, उसका जो मत है वो भी आवश्यक है। तो यहां पर हम लोग कानूनी बात करनी शुरू करते हैं। 1969 से विपक्ष के जो नेता हैं उस पद को महत्व मिलना आरंभ हुआ और 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते के कानून संसद अधिनियम को पारित किया गया और इसके तहत यह कहा गया कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद मिलना चाहिए। अब जरा आप ध्यान से यहां पर देखिए कि यहां पर ये जो पहला वाला जो पॉइंट है, ऐसा 55 सीट 1/10 ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मतलब कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के बाद में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हों वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और जो उसका नेता वो विपक्ष का नेता। आइए कुछ और बिंदु भी देखते हैं। विपक्ष के नेता का जो मुख्य कार्य है वो सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना, वैकल्पिक सरकार प्रदान करना है। अभी मैंने बताया कि इसको महत्व 1977 में मिला जब अधिनियम वगैरह पास हुआ। कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे इसको। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है। तो वहां पर ब्रिटेन की हम बात करें तो शैडो कैबिनेट का एक सिस्टम देखने को मिलता है, छाया कैबिनेट के नाम से, और इसमें
होता क्या है कि विपक्षी दल जो होता है वो सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने, इसके अलावा भविष्य के मंत्रियों को अपने सदस्यों के बीच से तैयार करने के लिए इसको लेकर के आता है। और इसीलिए आइवर जेनिंग्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में वर्णित किया है। अब अगर हम लोग बात करें भारत में विपक्ष के जो नेता होते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं हमारे यहाँ पर, सीबीआई के निदेशक हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, लोकपाल हैं, इनकी नियुक्तियों में विपक्ष के नेता की राय बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसके माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और तटस्थता को लाने में भी बड़ी मदद प्राप्त होती है। ये बात हमेशा याद रखने लायक है कि किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष वो दोनों मिल करके ही देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहिए, प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ाते रहिए। हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है ताकि आपकी अधिक से अधिक मदद हो पाए। हमारे द्वारा आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।